नमस्कार। जल संरक्षण और कुओं के पुनर्जीवन पर आधारित इस बेहद खास और विस्तृत रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय ग्रामीण संस्कृति और भविष्य की जल सुरक्षा के लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। अक्सर जब हम जल संकट की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ नई तकनीकों पर जाता है ना? लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हम भारत के अपने प्राचीन जल विज्ञान और आज की आधुनिक तकनीक का एक ऐसा बेहतरीन संगम तैयार करें जो सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय नीति निर्माण तक की दिशा तय कर सके। तो चलिए, प्राचीन ज्ञान से लेकर आज की आधुनिक जल नीतियों तक की इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के इस एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्राचीन जल विरासत को देखेंगे, फिर कुछ अद्भुत स्थापत्य चमत्कारों की बात करेंगे। उसके बाद आज के आधुनिक भूजल संकट को समझेंगे और अंत में वैज्ञानिक तकनीकों, शहरी ग्रामीण संतुलन और जल स्वराज्य के एक शानदार विजन पर चर्चा करेंगे। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। प्राचीन जल विरासत यानी प्रारंभिक भारत में जल विज्ञान। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में जल प्रबंधन की अवधारणा कोई आज की नहीं है। हमारी सभ्यता की जड़ों में ये बहुत गहराई तक रची बसी है। अगर हम 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो वहां मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ और उनकी जल निकासी प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी और बेहतरीन सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है। फिर 1500 ईसा पूर्व के वैदिक काल में आते हैं तो ऋग्वेद में कुआं बनाने की तकनीक और भूजल चक्र का पूरा साइंटिफिक जिक्र मिलता है। और तो और 300 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के दौरान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बारिश को मापने के यंत्रों और आर्टिशियन कुओं का जो अर्थशास्त्र समझाया है ना, वो आज भी कमाल का है। वे लोग पानी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को शानदार तरीके से मैनेज करते थे। उस दौर में जल प्रबंधन सिर्फ एक भौतिक जरूरत नहीं थी, बल्कि यह राज्य का कर्तव्य और एक बहुत बड़ा धार्मिक दायित्व था। अथर्ववेद के श्लोक को ही देख लीजिए। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की कृषि और समृद्धि के लिए पहाड़ों के आर पार उपयुक्त नहरों का निर्माण करे। मतलब समाज की समृद्धि के लिए राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड जल ढांचा बनाना कितना जरूरी माना गया था। हमारे शास्त्रों में हमेशा से कुओं और पानी को ग्रामीण जीवन और हमारे सभी संस्कारों के बिल्कुल केंद्र में रखा गया है। अब चलते हैं भाग 2 की ओर, स्थापत्य चमत्कार, बावड़ी और समुदाय। देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान जमीन पर कैसे उतरा। जब हम बावड़ी या वाव की बात करते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ पानी निकालने के गड्ढे नहीं थे। ये वास्तव में क्लाइमेट रिजिलिएंट यानी जलवायु परिवर्तन को झेल सकने वाले कमाल के स्ट्रक्चर थे। भूजल स्तर तक खोदी गई ये गहरी खाइयां बिना किसी मोर्टार या सीमेंट के सिर्फ पत्थरों से पक्की की जाती थीं, ताकि जमीन का पानी रिस कर आसानी से अंदर आ सके। भयंकर गर्मी और सूखे के समय जब सतह के सारे स्रोत सूख जाते थे, तब यही बावड़ियां पूरे के पूरे समुदायों को जीवन देती थीं। ये हमारे ग्रामीण भारत के असली सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। लेकिन फिर समय के साथ चीजें बदली। भाग 3, आधुनिक भूजल संकट। चलिए देखते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अब इस स्लाइड में जो डेटा है ना, वो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जल जीवन मिशन के ये आंकड़े एक चौंकाने वाला असंतुलन दिखाते हैं। हमारी ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए कुल स्रोतों में से लगभग 6,67,000 स्रोत पूरी तरह से जमीन के पानी यानी भूजल पर निर्भर हैं। इसके मुकाबले सतह और झरने के स्रोत मात्र 91,000 के आसपास हैं। आप समझ रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी ग्रामीण जल सुरक्षा लगभग जमीन के अंदर के पानी पर टिकी है। अगर हमने इन एक्विफर्स को दोबारा रिचार्ज नहीं किया तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती इसी स्रोत की स्थिरता है। तो समाधान क्या है? आइए देखते हैं भाग 4 में। वैज्ञानिक पुनर्भरण तकनीकें, परंपरा और तकनीक का संगम। समाधान के लिए हमें केवल अतीत में ही नहीं लौटना है, बल्कि अपने पारंपरिक ज्ञान को आज की आधुनिक तकनीक के साथ मिलाना है। जल जीवन मिशन ने स्रोत की स्थिरता के लिए जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार की है, ये ग्राम पंचायतों के लिए एक बेहतरीन तकनीकी ढांचा है। देखिए, इसकी शुरुआत जियो टैगिंग और डेटाबेस बनाने से होती है। पानी की मांग और सप्लाई का एकदम सटीक आकलन होता है। गांव के स्तर पर रिस्क का एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद ही तय होता है कि रिचार्ज कुएं या पर्कुलेशन टैंक जैसी वैज्ञानिक संरचनाएं कहाँ बननी चाहिए। यह ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग का एक बहुत ही शानदार और साइंटिफिक तरीका है। लेकिन कोई भी योजना लोगों के बिना अधूरी है ना? इस तस्वीर को देखिए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल यानी EPRA।
इसमें हमारे किसान भाई बहन आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खुद के जल संसाधनों का नक्शा बना रहे हैं। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, ये असल में मेरा कुआं मेरा दायित्व की भावना को जगाना है। जब कम्युनिटी खुद तकनीक का इस्तेमाल करती है तो जल प्रबंधन में उनका अपनापन और जवाबदेही दोनों बढ़ जाती है। और इस तकनीक का जमीन पर क्या असर होता है वो देखिए। इस सटीक डेटा से किसान पानी की बिल्कुल सही बजटिंग कर पाते हैं। उन्हें साफ साफ दिखने लगता है कि हमारे पास पानी कितना है और हम धान जैसी ज्यादा पानी पीने वाली फसलें कितनी उगा रहे हैं। ये बेमेल एकदम साफ हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं पारदर्शी बनती हैं और नहर के बिल्कुल आखिरी छोर पर बैठे किसान को भी पानी का अपना बराबर का हिस्सा मिल पाता है। सच कहूं तो तकनीक तभी सफल है जब वो हमारे व्यवहार में बदलाव लाए। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं। भाग 5 शहरी ग्रामीण संतुलन यानी एकीकृत शहरी जल प्रबंधन। पानी का कोई भी मॉडल तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक शहर और गांव दोनों मिलकर काम न करें, क्योंकि हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो आपस में जुड़ा हुआ है। आज दिक्कत यह है कि हम एक रैखिक जल ढांचे यानी लीनियर सिस्टम में जी रहे हैं। हमने पानी लिया, उसे इस्तेमाल किया और फिर सीवर में बहा दिया। इससे भूजल दूषित होता जा रहा है। इसके ठीक उलट हमें सर्कुलर वाटर बैलेंस की ओर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अपशिष्ट जल को रिसाइकिल करना, ग्रे और ब्लैक वाटर को अलग अलग ट्रीट करना और बारिश के पानी से अपने एक्वाफर्स को वापस रिचार्ज करना। अगर हमें भविष्य की बढ़ती आबादी की प्यास बुझानी है तो नीति निर्माताओं के लिए यही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। अब इस टेबल पर गौर कीजिए। ये आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। हमारे भारत के प्रमुख शहरों में बारिश का पानी सहेजने की कितनी विशाल और अनदेखी क्षमता है। अगर हम कुल बारिश का केवल 70% पानी ही संचित कर लें तो सोचिए, चेन्नई हर साल 417 मिलियन क्यूबिक मीटर और दिल्ली 830 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मल्टीलेयर फिल्ट्रेशन तकनीक के जरिए अगर इस पानी को कुओं और रिचार्ज पिट्स में प्रवाहित कर दिया जाए तो हम शहरों में बाढ़ और गांवों में पानी की कमी दोनों समस्याओं का एक साथ अचूक समाधान कर सकते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। भाग 6 जल स्वराज्य का विजन। तो सब कुछ समझने के बाद मुख्य बात ये निकल कर आती है कि हमारे पास प्राचीन बावड़ियों का सदियों पुराना ज्ञान है, आज की जीपीएस और भूजल विज्ञान की बिल्कुल सटीक तकनीक है और सरकारी नीतियां भी मौजूद हैं। जब हम इन सब का एक बेहतरीन समन्वय करते हैं, यानी परंपरागत कुओं का संरक्षण, साइंटिफिक मैपिंग और समाज की भागीदारी, तभी असली जल सुरक्षा सुनिश्चित होती है। लेकिन आज का सबसे बड़ा और तीखा सवाल यही है, क्या हम, हमारी पंचायतें और हमारे नीति निर्माता सही मायनों में जल स्वराज्य यानी वाटर इंडिपेंडेंस को वापस पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज इस बेहद अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस जल संरक्षण मॉडल को अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं या नीति नियोजन से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो ग्राम स्वराज्य मिशन आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पर हैं। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और शोधपरक रिपोर्ट के लिए डिजिटल ग्राम स्वराज्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते बस इतना सोचिएगा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या सौंप कर जाएंगे? सूखे हुए कुएं या एक समृद्ध और जीवित जल संस्कृति? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। नमस्कार।